नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेशन, अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आपका एसएससी के एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम हो, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम की तैयारी करो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, करंट अफेयर से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अब तो कुछ ऐसे एग्जाम भी देखने को मिलते हैं जिसमें 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 3 से 4 या 6 से 10 क्वेश्चन की तैयारी करने का सबसे सही तरीका है कि पहले आप एक क्विज दीजिए। उस क्विज में जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन सभी गलत क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन या डिटेल अध्ययन कर लीजिए, ताकि वो क्वेश्चंस आपके दोबारा गलत ना हो। अब क्विज अध्ययन करना, आपकी इन सभी समस्याओं को सुधारने के लिए दिव्यांश पाठशाला आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है। कैसे आप तैयारी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के अंतर्गत इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत करें। ये हमारी 4th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने जनवरी माह के बारे में पढ़ा। जनवरी माह की टोटल 5 क्लासेस होंगी। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले करना क्या है, मैं अपना वेब ब्राउजर खोल लेता हूँ। आप भी अपना कोई भी वेब ब्राउजर खोल सकते हैं। यहाँ पे टाइप करिएगा www.divyanspathshala.in। अगर आपको ये टाइप करने की नहीं इच्छा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हैं। ये वेबसाइट लगातार अपडेट होती रहती है, क्योंकि हर रोज कुछ नया करने के लिए आपके आपके साथ कुछ नया करने का मन करता है, जिसमें से अब आपको क्या करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है। आपको इस यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना बहुत आसान है, केवल इस पर ऐसे टच करेंगे और ये क्लिक हो जाएगा। और इस क्लिक के बाद आप लोगों को इस तरह का एक पेज देखने को मिलेगा। इस पेज की सबसे अच्छी खासियत क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट क्लास को, जो हमारी 4 क्लासेस हैं, इन सारी क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा। वीडियो लेक्चर हमेशा मिलेंगे। क्विज एक दिन पहले मिल जाएगी, जैसे इसकी क्विज आपको मिल चुकी होगी, तथा पीडीएफ जल्दी अपलोड कराए जाएंगे, ताकि जो बोर्ड्स में मैटर बनाया गया वो कंप्लीट मैटर आपको मिल सके। अब हम लोग 4th क्लास के बारे में चर्चा करें तो 4th क्लास की क्विज पे क्लिक करते हैं, ताकि हम लोग 4th क्लास की क्विज देख सकें। क्विज के खेलने के लिए क्या है, आपको इस तरह का एक पेज आएगा। इस पेज को छोटा सा आपकी डिटेल मांगी जाएगी, जो आपको अपना भरना है, किसी दूसरे को मत भरिएगा, पड़ोसी को मत भरिएगा। जैसे मैंने अपना नाम भरा दिव्यांश, अपना फोन नंबर भरा। हाँ, इस फोन नंबर की एक खासियत और है, ये मेरा है। मेरे साथ अगर आप क्विज में देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या क्विज आपकी एक्सेस नहीं हो रही, तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। या आपके मन में कोई और इच्छा है जो अध्ययन से संबंधित हो, उन्हीं के लिए टेक्स्ट करिएगा। मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैंने उस एग्जाम का नाम लिखा है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका नाम लिख सकते। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपको कंप्लीट पेज ओपन हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का विषय क्या है। जब कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो जब कभी किसी भी थीम के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप 2 चीजें लिखिएगा, अपने एक रफ कॉपी में भी लिख लीजिएगा। अर्थ रोटेशन डे, तो ये कब मनाया जाता है, ध्यान रखिए 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी, हमारे ग्रह की खोज का सम्मान करना, हमारे ग्रह की ग्रही गति खोज का सम्मान करना। ठीक ऑप्शन, ठीक। अब इसको हम लोग एक बार डिटेल से देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अगर पृथ्वी अपनी दिशा पे या अपनी स्थिति में घूर्णन करना बंद कर दे, तो घूर्णन के फलस्वरूप क्या होगा, ना ज्वार आएंगे ना भाटा आएगा। आप लोग अपने अपनी इमेजिनेशन बताइएगा क्या क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन आएगा। मुझे जो पर्सनली लगता है, पहले तो ज्वार भाटा आना बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज, ना दिन होगा ना रात होगा। जब दिन रात नहीं होगा तो कंप्लीट बॉडी साइकिल टूट जाएगी। पर मेरे कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिनको लगभग 18 घंटे की रात या 24 घंटे की रात या 48 घंटे की भी रात अच्छी लगती है, तो उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि रात हमेशा के लिए हो जाएगी, दिन कभी होगा ही नहीं, तो वो आराम से चैन से सो सकते हैं या प्यारे भी हो सकते हैं भगवान को। छोड़ो, साइड के टॉपिक्स पर नहीं करते हैं केवल अध्ययन के बारे में चर्चा। अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है उसके बारे में याद रखिएगा। पृथ्वी जो है, जो कंप्लीट पृथ्वी है, ये लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। इतनी पुरानी पृथ्वी पर किस तरह से जीवन उत्पन्न होता है उस बारे में अध्ययन करना। इस तरह के दिवस मनाए जाने का जो मुख्य एम होता है वो होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करना, तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से उसके बारे में। इस बार कब मनाया गया, 8 जनवरी को। 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, अर्थ रोटेशन डे अर्थात पृथ्वी घूर्णन दिवस। इस बार के थीम क्या थे, हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान करना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, जो कि एक टेस्ट में पूछा गया था, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। सबसे पहले तीर्थ स्थल से संबंधित क्षेत्र है, तो नाम भी कुछ तीर्थ स्थल से ही होना चाहिए। तीर्थ यात्रा परियोजना, स्वच्छ मंदिर योजना, स्वच्छ पहल, भारत पहल, पवित्र स्थल स्वच्छता कार्यक्रम। अगर आप नहीं पढ़ के गए होंगे तो मुझे श्योरिटी है कि आप इस 4th नंबर पर टिक लगाएंगे और आपको नेगेटिव मार्किंग प्राप्त होगी। पर याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी की शाम थी उस दिन, 22 जनवरी का दिन था, मुझे आज भी याद है।
अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और इसी मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने इससे एक हफ्ते पहले से स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और इस दिन घोषणा की मंदिर स्वच्छ मंदिर अभियान के बारे में, जिसका लक्ष्य रहेगा तीर्थ स्थलों की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करना। जिम्मेदार लोग कौन कौन होंगे उनके बारे में ध्यान रखिएगा। जो भी उस क्षेत्र का सांसद है, पार्षद है, विधायक है, वो सभी लोग इसके लिए मोनेटाइज होंगे और इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी किस बारे में? तीर्थ स्थलों की सुरक्षा के बारे में या तीर्थ स्थलों की स्वच्छता के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में प्रिंटिंग प्रेस ने मोदी एनर्जिंग ऑफ ग्रीन फ्यूचर नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। हाल ही में किस प्रिंटिंग प्रेस ने, सबसे पहले आपको प्रिंटिंग प्रेस का नाम बताना है। जब कभी ऐसी कोई पुस्तक आए, मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इसका एम क्या है, इसमें किस बारे में चर्चा की गई? इस बारे में चर्चा की गई है सतत भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में, कि आने वाला भविष्य किस तरह से रहेगा, उस बारे में पीएम मोदी का या नरेंद्र मोदी जी का क्या दृष्टिकोण है। किस प्रिंटिंग प्रेस ने इसका विमोचन किया? इसका प्रिंटिंग प्रेस का प्रमोचन किया पेंटागन प्रेस ने। और इसके साथ में इसका विमोचन किसने किया था? आपसे ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्या है, किस प्रिंटिंग प्रेस द्वारा बनी? प्रिंटिंग प्रेस में बनाते समय सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका? तो वो था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, एक काम करते हैं, कंप्लीट चल के हम लोग डिटेल एनालिसिस ही देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चंस देखने से अच्छा रहेगा। क्वेश्चन देखने के लिए क्या, ये पुस्तक थी जिसके उद्घाटन का मुख्य नेतृत्व था भूपेंद्र यादव जी के कर्तव्य, भूपेन यादव जी के कर्तव्य पे या भूपेन यादव जी के कंधों पे, जिन्होंने इस पुस्तक का उद्घाटन किया। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का विमोचन किया मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर। पॉइंट्स याद कर लीजिए, ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, इसी वजह से लिखे गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले भूपेंद्र यादव जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इसमें मुख्य योगदान किसका रहा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का। और इसके साथ कुछ महान हस्तियां भी वहां पे थी, उससे मतलब नहीं, पर सबसे ज्यादा क्या है, नरेंद्र मोदी के सतत भविष्य के दृष्टिकोण की पड़ताल करना इसका मुख्य एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा करते। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया? ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पे आप टिक लगा। मैं भी आपको नाम बता देता हूं ताकि आगे क्लास को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। रेलवे बोर्ड का सचिव वर्तमान समय में अरुणा नायर जी को नियुक्त किया गया, जो आईआरपीएस अधिकारी हैं, जो आईआरपीएस अधिकारी। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बूझ कर लेते हैं ताकि आप लोगों के नाम हमेशा याद रहे। जब कभी आपको नाम याद करना हो तो याद रखिएगा, नाम हमेशा इमेज के साथ बहुत अच्छे से यहाँ नहीं दिख रहा, नाम हमेशा इमेज के साथ बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई होते हैं। 1987 बैच की आईआरपीएस अधिकारी अरुणा नायर ने रेलवे बोर्ड सचिव का पदभार संभाला है। मेरे ख्याल से अब आपको ये लाइन कंफर्म हो गई कि रेलवे सचिव बोर्ड का पदभार किसने संभाला है और इसके सचिव कौन है? अरुणा नायर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग पूछ करते हैं ताकि आपका समय भी न ज्यादा व्यतीत हो और क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कर्नाटक ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? 4 योजना के नाम दिए गए हैं। है किसके लिए? बेरोजगार स्नातकों या डिप्लोमा धारकों, उनको कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता कैसे प्रदान की जाएगी, किस तरह से प्रदान की जाएगी, उसके लिए याद रखिएगा ये कर्नाटक में जारी किया गया है और युवा का निधि योजना इसका नाम है। नाम याद रखिएगा, नाम मत भूलिएगा। युवा विकास नहीं है, कौशल विकास योजना नहीं है, युवा शक्ति योजना नहीं है, युवा निधि योजना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देख लेते हैं ताकि आप लोगों के बारे में कोई भी क्वेश्चन नजर से बाहर न जाए। युवा निधि योजना कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई। इसमें क्या 3,000 पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स को मिलेंगे और जो डिप्लोमा धारक है उनको 1,500 मिलेंगे। मतलब जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है और अभी भी बेरोजगार हैं उनको 3,000 रुपए और जिन्होंने केवल डिप्लोमा किया उन्हें 1,500 रुपए मिलेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया? सिद्धारामैया जी ने। जब कभी आपसे किसी राज्य के बारे में पूछ ले, इस तरह के क्लासेस के बारे में याद रखिएगा। आप लोगों को जैसे कर्नाटक के बारे में पूछेगा, आपको कर्नाटक के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए। राजधानी बेंगलोर है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं, विधानसभा यहाँ के 2 विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। विधानसभा में 224 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। लोकसभा की इसमें 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं।
यहाँ के चिन्ह के बारे में पूछेगा, चिन्ह आपको याद रखना है, इस किस राज्य से संबंधित है। अभी तक एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, पर उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। युवा निधि योजना का कंफर्म हो गई। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि पे। स्वामी स्वामी विवेकानंद की जयंती पे, और स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती मनाई जाती है वो हमेशा 12 जनवरी को मनाई जाती है। अच्छा, इस 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हाल ही में भारत ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का उद्घाटन किया। अब देखिए, पहले क्या होता था, जब कभी अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मतलब रेगिस्तान से संबंधित राज्य होना चाहिए तो एक दो राज्य का नाम देते तो कोई खास नहीं। पर यहाँ पे क्या है, जैसलमेर राजस्थान का, कच्छ गुजरात का, मध्य प्रदेश इंदौर का, बीकानेर राजस्थान का, लगभग सभी ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अर्थात अब आप तुक्का नहीं लगा सकते। इससे पहले जो आप तुक्का मेथड यूज करते थे वो ऐसे क्वेश्चंस पे मत लगाना, बहुत एग्जामिनर हार्ड बनाने लगा है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव इस समय बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। याद रखिए, बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। इमेज से याद रखेंगे तो हम लोगों को याद ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इमेज जरूर लेके आएंगे। कर्नाटक के बारे में पढ़ लिया था। राजस्थान के बीकानेर जिले में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत की गई। रामपुरिया हवेली से एक जीवंत हेरिटेज वॉक के साथ ये प्रारंभ होती है। इसमें सजा धजा के ऊंटों को लाया जाता है। पर्यटक भी बहुत मोहित होते हैं और स्थानीय लोगों के मध्य में तो इसकी क्या छटा है। कभी कभी मन करता है यार ऐसी जगह घूमने को मिले। अगर सब कुछ सही रहा तो यार चलेंगे, फिर ऐसी जगह पे एक बार भ्रमण करके आएंगे। पूरा पूरा महोत्सव स्वतः अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। ठीक है, कब से कब मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन कंफर्म होगा, राजस्थान में बीकानेर द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इसमें तुक्का नहीं मारना यार, तुक्का मार दे तो हो जाएगा फिर कांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछता है, हाल ही में समाचार में रही पुंगनूर गाय या पुंगनूर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है। अच्छा, पुंगनूर गाय है क्या, देखिए कालांतर में या बहुत समय पहले के बारे में बात करें, लोग अपने घर में एक गाय पालते थे, पर जैसे जैसे समय व्यतीत गया ये गाय की जगह ले ली कुत्ते ने, जिसको हम लोग डॉग नाम से जानते हैं। वैसे कुछ मेरे दोस्तों को भी यही नाम है, वो अलग की चर्चा है। अब दोबारा से गायों में कुछ जेनेटिक चेंजेस किए गए और जेनेटिक चेंजेस करके एक नई गाय बनाई गई जिसका नाम रखा गया पुंगनूर गाय। पुंगनूर गाय क्या है, हाइट में छोटी है, वजन में हल्की है, अर्थात ये घरों में भी, नॉर्मल घरों में सामान्य रूप से रह सकती है। यह गाय किस राज्य के मूल निवासी थे, तो उसके लिए आप लोग हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। कोहिनूर गाय जो तो वो आंध्र प्रदेश की निवासी है। यह हाल ही में चर्चा से रही क्योंकि श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने इसको अपने पास बुलाया, मतलब दिल्ली में इसको चारा खिलाया। उसके बाद से इनकी गाय बहुत फेमस हो गई थी, बहुत ज्यादा फेमस। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने दिल्ली स्थित आवास पे पुंगनूर गायों को व्यक्तिगत रूप से चारा खिलाया। लंबाई होती है 70 से 90 सेंटीमीटर के मध्य, वजन लगभग 200 किलो तक। जहां पर हरा चारा कम पाया जाता है वहां पर भी ये अच्छे मात्रा में रह सकते हैं और इनके दूध में 8% तक वसा पाया जाता है। मतलब सामान्य रूप का दूध है और फायदे ही फायदे हैं। अब ऐसे फायदे के साथ तो यार गाय पालने लायक है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि ये पुंगनूर गाय तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिमाग में बस गई होगी। ये एकदम आंध्र प्रदेश से है। पहले गायों की जगह कुत्ते पाले जाने लगे और कुत्ते क्या कुछ दोस्त भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख रहे हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कच्ची खजूर जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला वह किस राज्य से संबंधित है। जीआई टैग के बारे में आज कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीआई टैग के बारे में चर्चा की थी कि जीआई टैग की घोषणा कब हुई, जीआई टैग क्यों इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसे क्यों कहते हैं, इन सभी के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज सिर्फ हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि कच्ची खजूर जो है इसको किस राज्य का जीआई टैग मिला। कच्ची खजूर जो है वो गुजरात राज्य का जीआई टैग मिला या गुजरात राज्य में से जीआई टैग प्राप्त हुआ। अब इसके बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि जब कभी हम लोग इमेज देखते हैं तो हमारे दिमाग में बच जाता है। कच्छ की कच्ची या कच्छ की देसी खजूर है, किसमें कच्ची खरेक, जिसे गुजरात में दूसरा जीआई टैग मिला है। 400 से ऐसा माना जाता है कि भारत में खजूर की खेती नहीं होती थी। बहुत सारे लोग जो हज करके आते थे, हज करने के बाद भारत में इसके बीज डालते गए जिसके बाद इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, कंफर्म हुआ। कच्छ की जो कच्ची खरेक है वो है कहाँ की, गुजरात का जीआई टैग मिला। ठीक है, खजूर के बारे में आपको कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो हम लोगों से पूछा गया, आप लोग इसके
मेरे आंसर आने से पहले आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दे दिया करिए कि इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया? जब कभी आप राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाए तो आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। आपसे पूछ सकता है स्टार्टअप सप्ताह कब मनाया गया, राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह कब मनाया गया। काफी हद तक सिमिलर लग रहा है पर सिमिलर है नहीं, तो याद रखिएगा जो सप्ताह मनाया गया था वो 10 से 16 जनवरी तक मनाया गया था, और फिर 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। अब कोई मुझसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि इसकी घोषणा कब हुई थी, जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। 15 जनवरी सन 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई थी। ठीक, जीआई टैग की घोषणा कब की गई थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट के लिए आतुर रहूंगा और आपका कमेंट देखूंगा जरूर। अब इसको एक बार हम लोग डिटेल से देख लेते हैं ताकि अपने दिमाग में पूरी तरह बस जाए। इमेज याद रखिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे के बारे में। 11 जनवरी सन 2024 को दिल्ली डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का परिचयात्मक भाषण दिया, जिसका थीम था स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफिटिंग पोटेंशियल। 10 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह मनाया गया। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाल ही में किस राज्य ने महातारी वंदना योजना शुरू की थी? आप लोगों को याद रखना ये महातारी वंदना योजना है क्या। महातारी वंदना योजना आर्थिक रूप से मदद देता है 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए की 12 किस्तें देंगे, अर्थात 12,000 रुपए की आर्थिक मदद देगा। इसकी घोषणा कब की गई, कहाँ की गई, ये याद रखिए छत्तीसगढ़ में इसकी घोषणा की गई। आप लोगों को कंफर्म याद रखना है। महातारी वंदना योजना किस राज्य द्वारा जारी की गई? छत्तीसगढ़ द्वारा। महिलाओं को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी पूरे साल, अर्थात 12,000 रुपए। इमेज याद रखिएगा, जब कभी महातारी वंदना योजना 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में विवाहित महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना महिलाओं को खर्च संभालने, छोटे मोटे उद्यम शुरू करने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कहाँ जारी किया गया? छत्तीसगढ़ में जारी किया। जब कभी आप राज्य के बारे में पूछ ले तो राज्य के बारे में छत्तीसगढ़ वगैरह आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ओह, कंप्लीट हो गया, 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए इसके बाद करना क्या है, आपको सेशन को सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपको इस तरह से एक रिक्वेस्ट मिलेगी जहां पे आप लोगों को ओह 9 नंबर लगता है। मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया देख लेते हैं। क्या कुछ गलत किया, छोड़ दिया? ये देखिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया, तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। 10 में से 10 आ सकते थे। यहाँ तो ऑप्शन कौन सा था? पेंटागन प्रेस सही था। पेंटागन प्रेस में एक्सप्लेन किया, पर एक्सप्लेन करने के बाद भी एक्सप्लेन करने के बाद भी क्वेश्चन पर टिक लगाना ही भूल गए। तो जब कभी आप ऑनलाइन एग्जाम्स देंगे तो ऑनलाइन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस में गलतियां हो सकती हैं। इस तरह की गलतियां आपको कम से कम करनी है, नहीं करनी है, ऐसे सबमिट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आज के सेशन में जहां पे हम लोगों ने चर्चा की करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स की हमारी 4th क्लास थी। इससे पहले 4 क्लासेस हम लोग ले चुके थे। ये हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस ले चुके थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।